हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 7 आज हम लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक है पढ़ने में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ एप्लीकेशन से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन आप ज़रूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलेंगे। मैं हूं निवेश और आज हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, साइक्लोट्रॉन को हम 6 पार्ट्स में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर आप एग्जाम्स में ये 6 के 6 पार्ट्स आप लिख के आ जाते हैं, या इनमें से मेन पार्ट आपके डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और लिमिटेशन भी यहाँ तक भी आप लिख कर आ जाते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा टॉपिक। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि होता क्या है साइक्लोट्रॉन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल, मतलब ये किस बेसिक चीज़ पर काम करता है, फिजिक्स की किस बेसिक चीज़ पर ये काम करता है, ये प्रिंसिपल इसका। कंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे, इसको बनाते कैसे हैं। वर्किंग भी हम इसकी पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करता है। लिमिटेशंस की इसकी कमियाँ क्या हैं, और यूजर्स तो आप समझते हैं कि ये किस काम का है साइक्लोट्रॉन। तो हम ये बेसिक आउटलाइन थी आपके लिए, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लीजिए कि साइक्लोट्रॉन दिखता कैसे है, ताकि आपको पता हो आप पढ़ किस बारे में रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, साइक्लोट्रॉन को कैसे डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन क्या है। आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, साइक्लोट्रॉन इज एन एक्सेलरेटर विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल्स। जो हैवी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको एक्सेलरेट करता है हमारा साइक्लोट्रॉन। यही आपको इसके डेफिनेशन में लिखना है। उसके बाद आप इसके एग्जांपल्स लिखेंगे, जैसे कि अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, प्रोटॉन को, या फिर हमारे पॉजिटिव आयंस को ये एक्सेलरेट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये एक साइक्लोट्रॉन का नाम है। और स्टूडेंट्स, साइक्लोट्रॉन को हम मैग्नेटिक रिजोनेंस एक्सेलरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिक आपको डेफिनेशन वगैरह में लिख कर आना है। सो इसका प्रिंसिपल स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये 2 प्रिंसिपल्स पर काम करता है। तो पहला जो प्रिंसिपल इसका है, हम बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव आयन का ही एग्जांपल लेकर चलेंगे। पॉजिटिव आयन के लिए पूरा डेरिवेशन करेंगे, तो हम यहाँ पर भी पॉजिटिव आयन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, आप पूरा लिखेंगे इसको, मैं शॉर्टकट बहुत मारता हूँ। अब पॉजिटिव आयन मूव्स इन सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर आपका कोई पॉजिटिव आयन मैग्नेटिक फील्ड में आप रख देते हैं, वो वहाँ पर अगर ट्रेवल कर रहा है, तो वो हमेशा सर्कुलर पाथ बनाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि एक पॉजिटिव आयन मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा। दूसरा प्रिंसिपल, अ पॉजिटिव आयन एक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन क्रॉसिंग मल्टीपल टाइम्स थ्रू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो जितना बोर्ड है, यहाँ से प्रिंसिपल से लेकर यहाँ तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आप यहाँ पर कोई पार्टिकल पॉजिटिव आयन यहाँ पर रख देते हैं और उसको बार बार इस फील्ड से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरना पड़ता है, तो वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेगा अगर वो बार बार इस इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिक इसके 2 प्रिंसिपल्स थे। ये है कंस्ट्रक्शन साइक्लोट्रॉन का, थर्ड पार्ट इसका। देखिए कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। सबसे पहले हम 2 मैग्नेट्स लेते हैं। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एक्चुअली ये 2 अलग अलग मैग्नेट्स हैं। आपको पता है कि एक मैग्नेट का हमेशा एक पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा दोनों पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पूरा मैग्नेट लगा था, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमने यहाँ पर दिखा दिया है। इसी तरह से दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल हमने यहाँ दिखा दिया है। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर मैग्नेट्स लिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो डिस्क लगी हैं हमारी, सेमी सर्कुलर जो डिस्क हैं हमारी, इनको हम डीज बोलते हैं। देखिए आप, इनका शेप भी एक डी की तरह है, इंग्लिश लेटर डी की तरह। इनको हम डीज बोलते हैं। D1 और D2 हमने इसको नाम दिया है। यहाँ पर एक छोटा सा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा है, जो कि डीज को करंट प्रोवाइड करता है, और ये एक AC करंट सोर्स है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एक AC करंट सोर्स होता है। आपको बताएंगे बाद में इसका क्या यूज़ होता है। ये टारगेट होता है जहाँ से स्टूडेंट्स, जहाँ से हमारा पॉजिटिव आयन जो एक्सेलरेट होगा वो हमें यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से वो बाहर निकलता है। आप अगर देखें ध्यान से, तो मैंने यहाँ ब्लैक मार्क लगा रखा है, एक कंटेनर टाइप का छोटा सा यहाँ बना हुआ है, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये था इतना सा सिस्टम। उसके अलावा इस पूरा जो कंटेनर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को, इसको इवैपोरेटेड चैम्बर में रखा जाता है, ताकि जो पॉजिटिव आयन यहाँ पर
एक्सेलरेट हम कराएंगे वो किसी और के साथ जाकर, किसी अन्य एटम के साथ जाकर कोलाइड ना हो जाए और ख़त्म ना हो जाए, इसलिए इसको एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा जाता है, इन दोनों डीज को। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पॉजिटिव आयन चाहिए, देखिए पॉजिटिव आयन तो इसमें मिलेगा ये में, अगर आपको प्रोटॉन चाहिए तो यहाँ पर ये जो गैप है यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा, यहीं से एक्सेलरेट होगा। यहाँ पर अगर आपको प्रोटॉन चाहिए तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लेते हैं। ठीक है। वर्किंग अब हम इसकी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। देखिए वर्किंग यहाँ पर मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन की जगह वर्किंग लिख दिया, बाकी डायग्राम सेम है। अब जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा आपको वो वर्किंग में लिखना भी है। ठीक है। और जो मैं यहाँ पर अब डायग्राम में अपडेट करूंगा वो आपको अपने बनाए हुए डायग्राम में ऊपर ही अपडेट कर देना है। ठीक है। ये आप पहले लिखेंगे, इतना आप काम पहले करेंगे, वर्किंग आप इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या था? पहला प्रिंसिपल इसका ये था कि अगर एक पॉजिटिव आयन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, इसीलिए हमने यहाँ पर मैग्नेट्स रखे ताकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है अगर आप यहाँ देखें तो कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ टू साउथ प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ आपके चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा है। दूसरा प्रिंसिपल आपका क्या कहता था कि अगर आप किसी पॉजिटिव आयन को बार बार एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएंगे तो क्या होगा, वो हाई एनर्जी आपकी गेन कर लेगा। ठीक है। तो ये इसीलिए हमने यहाँ पर एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो कि आपका एसी करंट का सोर्स है। अब ये बात बाद में आएगी कि ये एसी का क्यों यूज़ कर रहे हैं, डीसी का क्यों नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि एसी सोर्स यहाँ पर एक करंट का लगा है जिसको हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहा है। इसका काम क्या है ये भी आपको बाद में पता लगेगा। फिलहाल इसका काम यहाँ पर अभी जो शॉर्ट इसका काम है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। तो प्रिंसिपल की दोनों काम हो गए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। ठीक है। अब मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर हमने यहाँ पर इसकी जो वर्किंग है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है वर्किंग का वो लिख देता हूँ मैं आपको, वो समझा देता हूँ, वो आप लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद डिटेल में और भी चीज़ें हैं वो आपको समझाई जाएंगी डेरिवेशन के थ्रू। तो सिर्फ अभी थ्योरेटिकल पार्ट। मान लेते हैं आपने यहाँ पर कोई गैस ली किसी इंस्टेंट पर। ठीक है। आपने यहाँ पर किसी इंस्टेंट पर कोई गैस ली और उसी इंस्टेंट पे यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुआ। अभी तो पक्का है कि पॉजिटिव ही प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये पॉजिटिव आयन्स के लिए यूज़ होता है। तो ये रहा वो पॉजिटिव आयन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको मैं डिटेल में और समझाऊंगा। मैंने क्या बताया आपको कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी पॉजिटिव आयन को रख रहे हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। ठीक है। ये किस तरह का पाथ ट्रेवल करेगा ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का यहाँ तक ये इस तरह से स्पाइरल पार्ट ट्रेवल करेगा। एक्चुअली है ये सर्कुलर, देखिए स्पाइरल भी एक तरह से सर्कल ही है हमारा। और ये यहाँ से सीधा यहाँ टारगेट, इसको हम टारगेट कहते हैं। तो ये टारगेट यहाँ पर हमें चाहिए होता है और ये होता है हमारा यहाँ, ये हमारा रास्ता होता है जहाँ से ये आता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्रोटॉन लेते तो हम इसको हाई प्रोटॉनिक बीम बोलते हैं। फिलहाल ये एक पॉजिटिव आयन तो हम इसको हाई पॉजिटिव आयन बीम भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से चलता है। अभी आपने बोला सर कि ये सर्कुलर पार्ट ट्रेवल करना चाहिए, सर्कुलर नहीं ट्रेवल कर रहा है, ऐसा क्यों? तो भाई इसकी जो वर्किंग है अब हम इसे और डीपली समझेंगे। फिलहाल आप अपना जो डायग्राम है उसमें ये अपडेट कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऐसी मुझे उम्मीद है आपने डायग्राम अपना अपडेट कर लिया होगा। आगे हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, आपको इंक्लूड नहीं करना, आपको लिखना नहीं है इस पार्ट को, नहीं तो ये बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए मान लेते हैं ये कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अभी परपेंडिकुलर है इनवर्ड्स डायरेक्शन में। ठीक है। मतलब अगर ये बोर्ड है तो इस बोर्ड की अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ होती है उसको परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन इनवर्ड्स डायरेक्शन उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आउटवर्ड्स होती है उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इनवर्ड्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं। ठीक है। ये सिर्फ समझना है आपको, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये
इसलिए है ताकि आप समझ सकें कि क्यों एक सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करता है पार्टिकल। सपोज कोई एक, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। सपोज कोई एक यहाँ पर पॉजिटिव आयन आता है, ये पॉजिटिव आयन यहाँ पर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड क्यू में ले रहा हूँ, प्लस क्यू। पॉजिटिव आयन के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो पॉजिटिव आयन की पोलैरिटी जो है उसकी वो भी प्लस की यहाँ पर लिखेंगे। तो पॉजिटिव आयन यहाँ पर आया, ठीक है। अब मैं आपको पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझाता हूँ। देखिए, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर को कुछ आपस में थंब को फोर फिंगर के इस तरह से परपेंडिकुलर एडजस्ट करते हैं और फोर फिंगर के परपेंडिकुलर आप एडजस्ट करते हैं मिडिल फिंगर को कुछ इस तरह से कि ये तीनों एक तीसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो थंब के डायरेक्शन है ये पॉइंट करती है फोर्स की डायरेक्शन, ये होता है जो हमारी फोर फिंगर होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, और ये जो होती है हमारी मिडिल फिंगर ये बताती है हमारी क्या बचा, वेलोसिटी को, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी नहीं, पार्टिकल की वेलोसिटी को। तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन इनवर्स डायरेक्शन हो रही है। फोर फिंगर हमारी अंदर को हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। तो बताइए ये क्या है, ये क्या था, मैंने आपको बताया था ये है हमारा वेलोसिटी। तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और फोर्स होगा हमारा ऊपर की डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से हो रहा था देखिए। तो फोर्स हमारा ऊपर की डायरेक्शन में, तो आपस में फोर्स और वेलोसिटी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। देखिए 11th क्लास में आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन यहाँ से एग्जिबिट कर रहा है। तो अगर हमें इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देनी है तो वो कुछ इस तरह से होती है, टेंजेंट होती है सर्कल पर। इस डायरेक्शन पर देनी है तो यहाँ पे इस तरह से होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, और जो फोर्स यहाँ पर लगता है वो नॉर्मल लगता है, इसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ लगता है, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ लगता है। अब देखिए जो फोर्स हमारा अंदर की तरफ लगता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी ये जो फोर्स है जितना भी, अगर यहाँ पर भी पार्टिकल होगा, जितने भी फोर्सेस हमारे वो अंदर की तरफ लगेंगे, ठीक है। और जो फोर्स सेंटर की तरफ हमारे डायरेक्टेड होते हैं उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पर अल्टीमेटली एक सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। मैंने आपको बताया कि सर्कुलर मोशन में जब वी और एफ परपेंडिकुलर होते हैं तो सेंट्रीपेटल जो मोशन है वो फॉलो होता है, यानी सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है तो वी और एफ हमारे परपेंडिकुलर होंगे। उसका उल्टा भी सही होना चाहिए कि अगर वी और एफ परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन होना चाहिए। इसलिए ये जो पार्टिकल है हमारा ये सर्कुलर मोशन हमारा एग्जिबिट करता है। कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा, कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच जाएगा, इस तरह से जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने मानी थी बस। तो ये जो पार्टिकल है ये एक सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करेगा, कुछ टाइम बाद ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो देखिए ये फील्ड की डायरेक्शन अभी भी सेम है, तो कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से हुआ था। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी सेम हो गई, तो ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। वेलोसिटी ये हो गई और अंदर की तरफ ही हमारा फोर्स जो है वो लगेगा। फोर्स हमारा सेंटर की तरफ यहाँ पर डायरेक्ट होता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये रही इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और ये फोर्स परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करता है। इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है, ये बस आपको समझाने के लिए था कि क्यों ऐसा होता है स्टूडेंट। अब मैं आपको जो समझाऊंगा इसको आपको इंक्लूड करना है अपनी वर्किंग में, ठीक है। डायग्राम नहीं आपको बनाना है, डायग्राम मैं आपको समझाने के लिए बनाना हूँ। तो हम दो डीज को बना लेते हैं कुछ इस तरह से। हमारी ये 2D रिप्रेजेंटेशन है हमारी डीज का, ये डीज हमारी है। तो ये कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड बन गया, तो इस पर गौर मत कीजिए ज़्यादा। एक पॉजिटिव आयन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, पॉजिटिव आयन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था। तो क्या हुआ, यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरफ से अपना काम कर रही हैं, ठीक है। आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ अभी कब काम ही नहीं की, तो हमने क्या करा, इसको जैसे ही ये काम करना शुरू किया हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हुई। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाती है इस प्लेट पर और इस प्लेट पर नेगेटिव। सेम कैपेसिटर की तरह देखिए साइड्स पर रिसाइड करेगा चार्ज, ठीक है, और ये पोलराइजेशन के कारण साइड्स पर चार्ज रिसाइड करेगा, पूरी प्लेट पर नहीं। तो देखिए अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव आयन है यहाँ पर है, ये क्या करेगा, ये इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा,
ठीक है, और ये नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। मैंने क्या बोला, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आपस में रिपेल होंगे, ये पॉजिटिव हमारे अट्रैक्ट होंगे। तो ये कुछ इस तरह से अट्रैक्ट हो रहा था यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको देखिए इस तरह से यहाँ पर अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। लेकिन मैंने आपको बोला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर काम कर रही है, तो एक पॉजिटिव आयन मैग्नेटिक फील्ड में राउंड ट्रेवल करता है सर्कुलर पाथ में। तो ये सर्कुलर पाथ यहाँ पर बना रहा था कुछ इस तरह से, इसने एक सर्कुलर पाथ बना दिया, ठीक है। सेमी सर्कुलर ही अभी तक ये बन पाया है। ये यहाँ पर जैसे ही आया इसकी स्पीड कम हो गई, इसकी वेलोसिटी इसकी कम हो गई। क्यों हुई बताइए? इसलिए हुई क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ तो ये खींचा चला जाता है, लेकिन पॉजिटिव की तरफ ये कैसे जाएगा अब? तो यही काम होता है हमारा एसी जो सोर्स होता है। एसी सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जो अपना जो साइकिल है उसको रिपीट करता है। तो यानी अब हम इसकी पोलैरिटी को चेंज करेंगे, हमें ये करना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही इसको मेंटेन करता है, हमें इसका पेन नहीं लेना होता। अब इसने डीज की पोलैरिटी को अपने आप ही चेंज कर दिया। अब इसको नेगेटिव कर दिया, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब जो पॉजिटिव आयन यहाँ पर है, क्योंकि ये आयन तो यहाँ पर घूमकर आ चुका है, पॉजिटिव आ गया है यहाँ पर, ये पॉजिटिव से तो एकदम दूर भागेगा, तो इसकी वेलोसिटी में एकदम इंक्रीज होगा। ये हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसकी वेलोसिटी में जो एकदम इंक्रीज आया। भाई वेलोसिटी इंक्रीज एकदम से होना यानी एनर्जी एकदम से इंक्रीज होना, तो इसकी वेलोसिटी में सडन इंक्रीज आया है, ठीक है। ये जो इसकी वेलोसिटी है एकदम से पॉजिटिव आयन इसके पीछे आ गया, तो एकदम से इसने इसको रिपेल करा, ये यहाँ पर आ गया, चलता चलता यहाँ तक ये पहुँच गया। अब यहाँ पर सेम प्रॉब्लम इसके पास आई। क्या प्रॉब्लम आई कि ये पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव के पास तो ये आ गया, तो कुछ इस तरह से नेगेटिव के पास ये आ गया यहाँ तक। अब ये वापस पॉजिटिव के पास कैसे जाए? तो फिर इसने, हमें कोई पेन नहीं लेना पड़ा, इसने ऑसिलेटर ने फिर पोलैरिटी चेंज करी। इस बार ये माइनस हो गई, दोनों प्लेट्स माइनस, ये प्लस 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 प्लस। यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन यहाँ पहुँच चुका था, इसने पॉजिटिव को एकदम से रिपेल किया। इस पॉजिटिव चार्ज ने यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन था हमारा उसको एकदम से रिपेल किया, तो इसकी जो वेलोसिटी थी उसमें एकदम से इंक्रीज आया, सडन इंक्रीज, और वो यहाँ पर गई तेजी से, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन, ये यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी है, तो ये नेगेटिव की तरफ एकदम खींचा चला गया जल्दी से, ठीक है। यही प्रोसेस यहाँ पर जाकर रिपीट होता है, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर, और हमें यहाँ पर से ये टारगेट यहाँ पर होता है, अगर 3D में देखें तो इसे, और ये बाहर आ जाता है, यहाँ से हमारी बीम बाहर आ जाती है। कुछ इस तरह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में काम करती है। इसकी जो वेलोसिटी है देखिए तेज होते रहती है, यहाँ से आते आते यहाँ तक तेज हो जाती है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग है, ये आप इंक्लूड कर लेंगे अपनी जो वर्किंग आपने पीछे छोड़ी थी वहां पर। इससे पहले जो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेप्ट बताया था उसको आप वहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। साइक्लोट्रॉन रेडियस का कंसेप्ट हम वर्किंग में पढ़ने वाले हैं अब। जैसा कि हमने अभी बताया था आपको कि एफ और वी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो सर्कुलर मोशन फॉलो होता है, ऐसा यहाँ पर हो रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंट्रीपेटल फोर्स एक पार्टिकल यहाँ पर एक्सपीरियंस करता है। तो भाई ये हमारा फोर्स है, इसकी आपको याद होगा 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रीपेटल जो फोर्स होता है उसकी जो वैल्यू होती है या फिर वो किसके इक्वल होता है, mv²/r। ये आप 11वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, ऐसा मैं मानते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड में भी तो है, और मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल पर कौन सा फोर्स लगता है बताइए, लॉरेंस फोर्स लगता है। तो भाई एफ की वैल्यू लॉरेंस फोर्स के बराबर भी होगी, QV sin थीटा होता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी तो एक्ट कर रही है अंदर की तरफ, मैंने आपको बताया था अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है, तो वो परपेंडिकुलर है, ये देखिए अंदर की तरफ है और फोर्स कुछ इस तरह से यहाँ पर जा रहा है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए sin 90 बनेगा, ठीक है। F, ये भी F। अब इन दोनों को अगर आप इक्वेट कराते हैं इज इक्वल टू QVB, V से आपका V कैंसिल, और अगर आप रेडियस निकालना चाहें तो R, इसको यहाँ ले जा लीजिए, R इज इक्वल टू आ जाएगा आपका mv/QB। तो इसी को हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन रेडियस, ठीक है। अब देखिए क्योंकि अगर ये सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है तो इसका अपना एक फ्रीक्वेंसी भी होगी। फ्रीक्वेंसी होने का मतलब ये है टाइम पीरियड भी होगा, और टाइम पीरियड होने का क्या मतलब है, टाइम पीरियड होने का मतलब भाई ये है कि उसकी एक पहले तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को हम F से डिनोट करते हैं। चलिए F होता है हमारा 1/T, और 1/T आपको पता है आपका T क्या होता है, T होता है हमारा 2π/ω, ठीक है। तो ये आ जाएगा
2 पाई बाय 1 अपॉन ये आएगा 1/2 पाई बाय ओमेगा, और जब भी ये 1 अपॉन में होगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब जो ओमेगा होता है उसकी वैल्यू होती है v बाय आर, तो यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी हमारी ओमेगा की जगह v बाय आर, और ये आ जाएगा v बाय 2 पाई आर। ठीक है, अब इस r की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है, तो इसकी जो रेसिप्रोकल होकर आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि ये अपॉन में है r, तो ये आ जाएगा v अपॉन 2 पाई, r की जगह आ जाएगा QB बाय एम वी, देख सकते हैं आप यहाँ पर आ जाएगा f इज इक्वल टू, ये जो v है ये इस v को काट देगा, तो हमारे पास बचेगा f इज इक्वल टू QB बाय 2 पाई m। ठीक है, यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा तो जो शेप था वो तो स्पाइरल था, कुछ इस तरह का था, है ना, तो हमने इसके लिए क्यों डेरिवेशन कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि देखिए अगर हम इसका रेडियस r मान रहे हैं जो कि हमने निकाला है, तो हम इसका भी रेडियस इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, हमने इक्वल मान लिया इसका रेडियस, तो रेडियस तो निकल सकता है उससे, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है। ठीक है, उसके अलावा चलिए यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस दिखने को तो ये दिख रहा है आपको, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हम r मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट पर भाई फोर्स तो इक्वल लगेगा, जब वेलोसिटी यहाँ पर भी इस तरह से एक तो परपेंडिकुलर हो गए आपस में, वेलोसिटी और फोर्स यहाँ पर भी आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो जितनी चीज़ें इस पर अप्लाई होंगी वो इस पर भी अप्लाई होंगी, तो हमने इसलिए इससे इसका डेरिवेशन कर दिया और हमें उससे ईजी भी पड़ेगा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, ये फ्रीक्वेंसी है, यानी टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल 2 पाई m बाय QB। आप देख रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है वो इक्वल है, मतलब साइक्लोट्रॉन को अगर मैं यहाँ पर इस फिगर को दोबारा बनाऊँ, साइक्लोट्रॉन को जितना टाइम ये से ये पार्ट करने में कवर लगा एक सेमी सर्कल, उतना ही इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी दूसरा सेमी सर्कल उतना ही इस पॉइंट से यहाँ तक ट्रैवल करने में, इस पॉइंट तक, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक ट्रैवल करने में, यहाँ से इस पॉइंट तक ट्रैवल करने में, यानी ये टाइम इक्वल टाइम लग रहा है। अब आप बोलेंगे भैया डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है और टाइम बराबर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी देख लीजिए टाइम पीरियड में जो एक्चुअल टाइम पीरियड है वो डिपेंड किस पर करता है, वो डिपेंड करता है पार्टिकल के मास पर, उसके चार्ज पर और मैग्नेटिक फील्ड पर, ना कि उसकी वेलोसिटी पर। मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी एकदम इंक्रीज होगी, यहाँ से जाते हुए एकदम इंक्रीज होगी, इंक्रीज होते चली जाएगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो पाथ भी तो लंबा हो रहा है, यानी एक तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं कि पाथ भी लंबा हो रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो स्पीड कांस्टेंट रह रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है तो टाइम पीरियड कांस्टेंट रह रहा है। और यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि टाइम पीरियड का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टिकल के मास से है, चार्ज से है और मैग्नेटिक फील्ड से है। तो ये था साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का टॉपिक। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अब वर्किंग में ही हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैंने रेडियस लिखी रखी है साइड में, क्यों लिखी है आपको मैं बताऊंगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 9th में भी पढ़ा है आपने, 11th में भी पढ़ा है आपने, वर्क एनर्जी एंड पावर में। वो होता है वो ई के इज इक्वल टू, के से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ई के से 1/2 mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए वेलोसिटी को मैक्सिमम होना पड़ेगा, मास तो मैक्सिमम हो नहीं सकता। देखिए मेरा मास तो बराबर ही रहेगा। अब आप बोलोगे सर आपका मास है ही कितना, देखना हाथ तो पतले पतले, लेकिन कोई बात नहीं, उस बात पर आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 mv², और v मैक्सिमम हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकती है, मास तो कांस्टेंट होता है, 1/2 वैसे भी कांस्टेंट है। ठीक है, हो गया सर, ये आ गया एक्सप्रेशन एनर्जी काइनेटिक का। नहीं आया, इसको भी तो लिखा है, क्यों लिखा होगा सोचो ना। तो अब आप यहाँ से v की वैल्यू अगर निकालते हैं तो e के आपका क्या आएगा बताइए, 1/2 m को रहने दीजिए कांस्टेंट, वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे हम। तो देखिए v को रहने दीजिए, ये हो जाएगा r⁴/m। तो यहाँ पर v की जगह हम रखेंगे r⁴/m। वेलोसिटी का स्क्वायर है तो सभी टर्म्स का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, और हमारी काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो आ जाएगी 1/2, इसको हम लिख देते हैं b²q²r²/m। तो ये आ गई हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू
ये डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड पर, चार्ज पर, रेडियस पर पाथ की और मास पर जो हमारा पॉजिटिव आयन है उसके। तो ये था हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक। ठीक है, आपकी जो वर्किंग है वो यहीं पर पूरी हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसके लिमिटेशन। अब हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशंस, इसकी कमियां क्या क्या है। तो दो हम पढ़ने वाले हैं। पहली आपको मैं समझाता हूं, देखिए पहले तो ये बताइए फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा। फोर्स इज इक्वल टू एम में, जी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, ये होगा। अगर हम यहाँ एफ की जगह लिख देते हैं एम इंटू ए, तो वो क्या होगा, क्यू ई। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस ए को यहीं रहने देते हैं, इस ए को नीचे ले आते हैं, इस ए को यहीं रहने देते हैं, एम को नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू ई बाय एम। यहां से आपको क्या पता लगा कि किसी पार्टिकल का जितना कम मास होगा, नीचे जितनी छोटी वैल्यू होगी उससे आप ऊपर डिवाइड कराएंगे, उससे आप ऊपर डिवाइड कराएंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। जितना कम मास उतनी बड़ी वैल्यू ऊपर, यानी एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी। और जितनी कम एक्सेलरेशन होगी या जितना ज़्यादा मास होगा, एक्सेलरेशन उतनी धीरे होगी, एक्सेलरेट उतना धीरे होगा पार्टिकल। एक्सेलरेट धीरे होने का मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। एक्सेलरेशन एकदम से बढ़ने का मतलब वेलोसिटी भी हमारी एकदम इंक्रीज होगी। तो अब आप खुद सोचिए यार, खुद सोचिए। अब ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बताइए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। मुझे याद आ रहा है कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक है, और प्रोटॉन का, यानी किसी भी पॉजिटिव आयन का आप ले लीजिए तो इससे तो भारी होता है, तो पॉजिटिव प्रोटॉन का मान के चलते हैं यहाँ पर। इसके लिए अभी मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ वो देखिए यहाँ पर। अभी पहला जो पॉइंट है आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, पहले आप इसका समझ लीजिए बेसिक्स को। वो होता है शायद 1.67 इंटू 10⁻⁻, मेरे ख्याल से -27 kg होता है। अब बताइए भारी कौन सा है भाई। देखो 27 छोटा है तो भारी 31 वाला होगा ना, है ना, नहीं होगा। हाँ यार, अब ये माइनस में है तो माइनस में तो जितनी छोटी वैल्यू होगी वो उतनी बड़ी होती है ना। -1 बड़ा होता है -27 से, तो इसी तरह से -31 से बड़ा होगा -27, तो प्रोटॉन ज़्यादा भारी होगा। अब जब प्रोटॉन ज़्यादा भारी होगा तो इसका जो मास है देखिए वो ज़्यादा होगा। मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन धीरे होगा, एक्सेलरेशन धीरे होगा तो वेलोसिटी तमीज़ से बढ़ेगी। ठीक है, तमीज़ से बढ़ेगी तो जो डीज हैं, डीज में जो जो प्रोटॉन है वो बड़ी तमीज़ से बाहर निकलेगा, प्यार से निकलेगा। लेकिन यार अगर आपने इलेक्ट्रॉन जैसा हल्का पार्टिकल रख दिया, हल्का पार्टिकल है जिसका मास कम है, तो एक्सेलरेशन तेज़ी से बढ़ेगा, तो भाई क्या होगा, वेलोसिटी एकदम तेज़ बढ़ेगी। ये आपने पार्टिकल यहाँ रखा, उड़ गया, सुपरमैन की तरह बन गया। सुपरमैन की तरह नहीं बनाना आपको पार्टिकल को, यही रीज़न है। पहला लिमिटेशन यही है साइक्लोट्रॉन का। अब आप इतनी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है, अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सेलरेट लाइट पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? बिकॉज देयर मास इज लेस एंड देयरफॉर उनका जो एक्सेलरेशन है, देयरफॉर देयर एक्सेलरेशन इंक्रीजेस रैपिडली। अब जब उनका रैपिडली एक्सेलरेशन होता है, आपने बोला यार तो सही तो हो गया, जल्दी मिल जाएगा पार्टिकल, ऐसा नहीं होता है। वो डीज को ही एस्केप कर जाते हैं हमारे, वो डीज से ही हमारे बाहर निकल जाते हैं। सर आपने खिचड़ी बना दी, खिचड़ी हम खाते नहीं, इसको हटाइए यहाँ से। तो अल्टीमेटली आप समझ गए होंगे कि जो डीज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जल्दी एकदम से निकल जाते हैं, बाहर पहुँच जाते हैं। वो तो एक्सेलरेट हो ही नहीं पाते, वो तो बिल्कुल ही बाहर एकदम से निकल जाते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आपका जो प्रोटॉन है वो भारी पार्टिकल है, तो वो आराम से, ऐसा भी नहीं कि बहुत आराम से, इसके कंपैरिजन वो आराम से बाहर निकलता है। ठीक है, तो वो हमारा डीज को एस्केप नहीं करता है, वो प्यार से टारगेट पर हमारा आ जाता है। इसलिए हम इसको हैवी चार्ज पार्टिकल्स पर ही यूज कर सकते हैं। दूसरा ड्रॉबैक इसका स्टूडेंट्स देखिए, ये भी आपका, ये इंपॉर्टेंट है आपका, दोनों ही वैसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है देखिए, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल मास होता है वो होता है रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1 - v²/c² के। ठीक है, यहाँ पर m हमारा एक्चुअल मास है, m0 हमारा रेस्ट मास है, 1 तो आपको पता है 1 होता है, 1 ना नेचुरल नंबर से आता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही था। तो वेलोसिटी होती है हमारी, v हमारा वेलोसिटी होता है, और ये c होती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट ये होती है। अब इसका यहाँ से क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है
कि भाई जो आपका साइक्लोट्रॉन था उसने बहुत टाइम तक किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट किया, इतना एक्सेलरेट किया कि उसकी जो वेलोसिटी थी वो लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल हो गई। ऐसा नहीं है कि इक्वल हो गई, इक्वल तो नहीं हो सकती, लेकिन उसके कंपेरेबल हो गई, 10⁻⁻�6 हो गई या 7 हो गई, ठीक है, वहां तक पहुंच गई। इस कंडीशन में क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला कि मास इसमें हमारा जो साइक्लोट्रॉन है इसमें मास हमारा, मैंने आपको बोला नहीं, मैं आपको अब समझा रहा हूँ कि मास हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, क्योंकि मास यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, ये मास चेंज हो गया तो भाई ये जो पूरा टी है हमारा, टी यानी टाइम पीरियड है, पूरा चेंज हो जाएगा। टाइम पीरियड के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ऊपर जो हाई फ्रीक्वेंसी हमारा ऑसिलेटर लगा है वो एक डेफिनेट हमारी टाइम पीरियड के बाद काम करता है, और वो टाइम पीरियड तो इक्वल है, तो उसे काम करने में दिक्कत नहीं आती। वो 2 सेकंड बाद खुद को चेंज कर रहा है, 3 सेकंड बाद कर रहा है, जितना भी टाइम होता होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये टाइम पीरियड ही बिगड़ जाए तो वो तो 2-2 सेकंड बाद चेंज होता रहेगा, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तो अलग रहेगी, टाइम पीरियड भी अलग रहेगा। आप समझ रहे हैं, जो हमारा एक तरह से अल्टीमेटली पूरा जो इसका कंप्यूटेशन है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस मास को चेंज होना नहीं होता, लेकिन इस मास को चेंज होना नहीं होता, अल्टीमेटली यहाँ पर ये चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको पता है कि ये c स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये वाला जो वेलोसिटी है ये पार्टिकल का वेलोसिटी है, ये डेफिनेटली इससे कम होगा, और ये इससे कम होगा अगर, तो यहाँ से 1 में से कोई बहुत छोटा नंबर माइनस होगा। अगर बहुत छोटा नंबर यहाँ पर माइनस हो रहा है तो ये कुछ आएगा, यहाँ पर कुछ भी आता है, सपोज कीजिए एक्स आता है, उसका अंडर रूट आप करेंगे तो वो और भी छोटा डिजिट आ जाएगा, ठीक है। अब आप उसे बाहर लाएंगे और यहाँ से डिवाइड कराएंगे, छोटे से डिजिट से आप डिवाइड कराएंगे मास को, तो भाई वो तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा ना। अगर आप छोटे नंबर से, जितने छोटे नंबर से आप नीचे डिवाइड कराएंगे उतना बड़ा नंबर ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका छोटा नंबर वो आ गया, और यहाँ पर आपका बड़ा नंबर है, तो भाई उसने इसको जब डिवाइड कराया तो एक बड़ा नंबर तो आ गया, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये वेलोसिटी थी ये कंपेरेबल नहीं हो पाई स्पीड ऑफ लाइट के साथ। कंपेरेबल हुई लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाई, कि ये मेरे कहने का मतलब है। तो क्या हुआ, इससे इसके मास में कंपेरेबल चेंज आ गया। मतलब यार आपका, अपने मान लो कि मान लीजिए इतना भारी होगा नहीं आपका आयन, कोई 2 ग्राम का है, तो यहाँ 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम तक वो आ गया, 1.8 ग्राम तक वो आ गया। अब इसके मास में तो अंतर जाएगा, और मास में अंतर आने से थोड़ा सा भी मास में अंतर आएगा, पूरा टाइम पीरियड बिगड़ जाएगा, पूरा ऑसिलेटर ही हमारा, सॉरी ऑसिलेटर भी खराब हो जाएगा, साइक्लोट्रॉन भी हमारा काम नहीं करेगा सही से। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है, ये देखिए, ये m है, यहाँ भी m है, इससे m की वैल्यू निकाल लो तो ऊपर क्या बचेगा बताइए। m की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा टी क्यू बी बाय 2 पाई इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें टाइम पीरियड चाहिए, यहाँ पर हमें टाइम पीरियड जो है वो चाहिए, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m नॉट बाय बी क्यू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही ये वैल्यू हमारी चेंज होगी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को भी, हमने आपको क्या कहा कि नीचे हमें बड़ी वैल्यू चाहिए, छोटी वैल्यू आ रही है तो यहाँ बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रहा है, तो बी की वैल्यू को हम एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से कि ये जो फ्रैक्शन है, इतना इतना पार्ट m नॉट हमारा जो है ये चेंज ही ना हो। और जब हमारा ये चेंज होगा ही नहीं, आप खुद बताइए, जब हमारा ये चेंज नहीं होगा m नॉट, ये लगभग m के इक्वल आ जाएगा, तो हमारे साइक्लोट्रॉन का जो काम है वो बढ़िया चलता रहेगा, साइक्लोट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा नहीं, हमारा डिस्टर्ब नहीं होगी उसकी साइकिल, ठीक है। तो मैंने आपको लिमिटेशन बताया और उसकी प्रॉब्लम भी बता दी। क्या बताया मैंने कि जैसे ये चेंज होगा आप b की वैल्यू को एडजस्ट कर दीजिए इसके हिसाब से, ताकि ये पूरा फ्रैक्शन जो है वो कैसा रहे, कांस्टेंट ही रहे, चेंज ना हो, ठीक है। तो ये भी इससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाने से ये हमारा एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्यों कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ानी है, डेफिनेटली आप इसकी तो बढ़ा नहीं सकते, 2 पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है। चार्ज तो यार उस पार्टिकल का सेम ही रहेगा ना, आप चेंज केवल मैग्नेटिक फील्ड कर सकते थे, ये कांस्टेंट की तरह सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही एक चीज़ थी मैग्नेटिक फील्ड जो आप बदल सकते थे, आप सिर्फ मैग्नेट्स वहाँ पर से हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ उनका सिस्टम होता होगा जो हमारे साइक्लोट्रॉन्स हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर वो चीज़ समझा दी है। तो अब आप यहाँ वो सब लिख देंगे कि जो हमारा भाई सिस्टम आप लिख देंगे कि ऐसा ऐसा होता है कि, ठीक है। यहाँ से आप लिखेंगे इसकी स्पीड लाइट के साथ कंपेरेबल हो जाती है, तो उसका जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें
ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू को एडजस्ट करना होता है इसके हिसाब से। तो आप ये अपने आप लिख देंगे। ये थी साइक्लोट्रॉन की हमारी 2 लिमिटेशन। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने साइक्लोट्रॉन का एक ऐसा लिमिटेशन पढ़ा था जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा साइक्लोट्रॉन जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करना पड़े, उस साइक्लोट्रॉन को हम कहते हैं सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। ये वहां पर मैं बताना भूल गया था। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, यूजेस। पहला यूज्ड इन स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टडी करने में यूज होता है हमारा साइक्लोट्रॉन। जहां पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात है, न्यूक्लियस की बात है, वहां पर। ठीक है, बायोलॉजी वाला न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाला जो न्यूक्लियस होता है उसकी। ठीक है, दूसरा इसका जो हमारा यूज है वो है इसका मेडिकल यूज है। ये एक्चुअली डैमेजिंग ऑफ कैंसर सेल्स, जो हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स होती हैं डैमेज, उसको ये हमारा डैमेज जो होती है उसको ये नष्ट कर देता है, जिससे कैंसर आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कैंसर थेरेपी में भी इसका यूज होता है स्टूडेंट्स। बहुत बड़ा टॉपिक आज का था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भौतिक विज्ञान ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा आज। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको नोट्स चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए, कुछ भी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट।